हेलो स्टूडेंट। आज हम अंग्रेजी ग्रामर से समझेंगे वाक्य में वर्ब यानी क्रिया का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, यानी क्रियाओं के, वर्ब के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो चलिए समझना शुरू करें। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानने से पहले, समझने से पहले हम ये समझ लें कि वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, वाक्य में क्रिया का ऑब्जेक्ट जिन चीजों के लिए क्रियाएं होती हैं, जिन चीजों के लिए हम क्रियाएं करते हैं, वे चीजें ही क्रियाओं यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, राघव रीड्स ए बुक। यहाँ पर राघव नाउन है और रीड्स वर्ब यानी क्रिया, और बुक इस क्रिया का ऑब्जेक्ट, क्योंकि राघव ने ये जो क्रिया करी है ये बुक के लिए करी है। रीड्स यानी पढ़ने की क्रिया जो की गई है या की जाती है वो बुक्स के लिए की जाती है, यानी बुक्स पढ़ी जाती है, राघव के द्वारा बुक्स पढ़ी जाती है। तो इस क्रिया के, ये जो क्रिया जिस चीज के लिए हुई है वो है बुक, इसलिए इस क्रिया का ऑब्जेक्ट ये बुक है। इसी इसी तरह से यहाँ पर देखिए, कैट ड्रिंक मिल्क। यहाँ पर कैट जो क्रिया करती है ड्रिंक करने का, यानी कि मिल्क, मिल्क को ड्रिंक करने की क्रिया करती है। यानी जो कैट्स हैं, बिल्लियां दूध पीती हैं, तो बिल्लियों द्वारा जो ये क्रिया होती है पीने की, वो इस चीज के लिए होती है, यानी कि मिल्क के लिए होती है। अगर मिल्क नहीं हुआ, अगर मिल्क नहीं होता तो ये क्रिया भी नहीं करते। तो कैट्स ड्रिंक मिल्क, बिल्लियां दूध पीती हैं, तो बिल्लियों ने दूध पीने के लिए ये क्रिया करी या ये क्रिया करती हैं। तो चलिए, आप समझ गए होंगे कि वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि हम जिन चीजों के लिए क्रियाएं करते हैं वे चीजें ही क्रियाओं के ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। तो जैसा कि आपने इन दोनों एग्जाम्पल्स में देखा कि यहाँ पर पढ़ने की क्रिया होती है बुक्स के लिए, और यहाँ पर पीने की क्रिया होती है दूध के लिए। इसी तरह से हम अब समझेंगे क्रिया का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए, समझिए गौर से। कुछ क्रियाएं, जो क्रियाएं हम करते हैं उनमें से कुछ क्रियाएं दो चीजों के लिए होती हैं, दो चीजों के लिए क्रियाएं होती हैं, या कभी कभी हम दो चीजों के लिए क्रियाएं करते हैं। उनमें से एक चीज को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरी चीज को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये दिया एग्जाम्पल, आई गेव मोहन ए बुक। तो यहाँ पर जो क्रिया हुई है गैप, गैप माने देने की, देना, दिया। ये गिव की सेकंड फॉर्म है, गिव माने देना होता है, और गिव की सेकंड फॉर्म गैप। तो आई गैव मैंने दिया, मोहन मोहन को, ये बुक एक किताब मोहन को दी। तो देखिए, ये जो क्रिया हुई है ये दो चीजों के लिए हुई है, दो चीजों के लिए, एक तो बुक के लिए और एक मोहन के लिए। तो यहाँ पर दोनों ही, ये मोहन और बुक दोनों ही इस क्रिया के ऑब्जेक्ट हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या कह सकते हैं, आई गैव ए बुक टू मोहन। आई गैव ए बुक टू मोहन, मैंने एक किताब दी मोहन को, यानी कि मैंने मोहन को एक किताब दी। तो देखिए, यहाँ पर इस क्रिया, ये जो गैव है, इस क्रिया के दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो चीजों के लिए हुई है। बुक को देने के लिए हुई है, सबसे पहले तो बुक को देने के लिए हुई है, और उसके बाद
मोहन मोहन है इसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो क्रिया है गैव, आई गैव ए बुक, मैंने एक बुक दी इसको मोहन को, तो सबसे पहले किताब पर देने की क्रिया होगी। किताब किसे दी जाएगी, वो उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में है और मोहन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में है, क्योंकि बुक अगर है तभी हम किसी को दे पाएंगे। तो आपने समझा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, और इनका प्रयोग भी दो तरीके से होता है, जो एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत अंतर आता है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, तो वो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर बाद में लिखते हैं तो संदर्भ के अनुसार टू या फोर का प्रयोग होता है। ये फोर आगे देखेंगे। तो देखिए ये एग्जांपल है एक और, जैसे मोहन बॉट ए मोबाइल, मोहन बॉट ए मोबाइल फॉर मी। ये दूसरी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, मोहन बॉट मी ए मोबाइल। तो देखिए यहाँ पर मोहन ने जो क्रिया करी है, मोहन के द्वारा जो क्रिया हुई है वो मोबाइल के लिए हुई है। सबसे पहले मोबाइल के लिए हुई है, यानी मोबाइल खरीदा, मोहन ने मोबाइल खरीदा फॉर मी, मेरे लिए। ये मुझे बाद में देगा, पहले मोबाइल खरीदेगा, बाद में मुझे दिया इनने, बाद में मुझे देगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले क्रिया हुई है वो मोबाइल के लिए हुई है, मोबाइल खरीदने के लिए। तो इसलिए ये मोबाइल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और यानी मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो ये जो बॉट क्रिया है ये दो चीजों के लिए हुई, मोबाइल के लिए और मेरे लिए, क्योंकि मोबाइल खरीदा जाएगा, खरीदा उसने मेरे लिए। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इससे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले फोर आया है, क्योंकि मोबाइल मेरे लिए खरीदा। अगर हम फोर का प्रयोग नहीं ना करें तो ये वाक्य इस तरह से लिखा जाता है, मोहन बॉट मी ए मोबाइल, यानी कि पहले पहले जो लिखेंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो ना तो टू आएगा और ना फोर, सीधा वो ही आएगा जो चीज पर क्रिया होगी, जिस चीज के लिए क्रिया होंगी। तो यहाँ पर देखो दो चीजों के लिए क्रिया हुई है, मेरे लिए और मोबाइल के लिए। तो मोबाइल इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पर देखो, माय फादर डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स टू द चिल्ड्रन, माय फादर डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स टू द चिल्ड्रन, मतलब माय फादर मेरे पापा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। ये क्रिया है, मेरे पापा द्वारा क्रिया होती है, किस चीज के लिए होती है ये क्रिया, किस चीज के लिए होती है, मिठाइयों को बांटने के लिए। ये, ये क्रिया डिस्ट्रीब्यूट करने की क्रिया मिठाई बांटने के लिए होती है। तो मिठाई जो है स्वीट्स, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टू द चिल्ड्रन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आया, तो यहाँ पे टू लिखा है, ये डायरेक्शन दे रहा है किसको बांटते हैं, बच्चों को। तो यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अंतर भी समझ रहे हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी समझ रहे हैं क्या होते हैं, और ये वाक्य में किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं इसको भी आप समझ रहे हैं, समझाया जा रहा है। अब देखो दूसरी तरीके से इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिना टू और बिना फोर के। तो माई फादर डिस्ट्रीब्यूट्स चिल्ड्रन, तो यहाँ पर देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा है और डायरेक्ट बाद में। ऐसा करने के लिए ना तो टू का प्रयोग हुआ ना फोर का, सीधे वो चीज ही उस चीज का ही प्रयोग होगा जिस चीज के लिए ये क्रिया होती है। माई फादर डिस्ट्रीब्यूट चिल्ड्रन स्वीट, मेरे पापा बच्चों को मिठाइयाँ बांटते हैं। अब देखिए ये दो चीजें हैं, ये जो क्रियाएं हुई है दो चीजों के लिए हुई है, कुछ क्रियाएं एक चीज के लिए होती है। जैसे देखो ये राघव ईट्स ए मैंगो, राघव आम खाता है। तो देखो ये आम, ये जो क्रिया हुई है मैंगो के लिए हुई है, आम के लिए हुई है, आम खाने के लिए ये क्रिया हुई है।
ये जो क्रिया हुई है वो आम खाने के लिए हुई है। तो देखिए, ईट्स क्रिया का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मैंगो। क्योंकि अगर मैंगो ना होते तो ईट्स ही ना होती, ये क्रिया होती नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि हम जिन चीजों के लिए क्रियाएं करते हैं या जिन चीजों के लिए क्रियाएं होती हैं, तो वे चीज उस क्रिया का ऑब्जेक्ट मानी जाती है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट होती हैं, ये क्रियाओं के ऑब्जेक्ट। इसीलिए इनको कहा जाता है, क्योंकि क्रियाएं जो इन चीजों के लिए ही होती हैं, क्रियाएं इन चीजों के लिए ही होती हैं। बिना इन चीजों के ये क्रिया होंगी नहीं। अब जैसे ये सी कट्स, वो काटती है वेजिटेबल्स, सम कुछ वेजिटेबल्स काटती है। तो ये जो क्रिया होती है काटने की, वो इस चीज के लिए होती है। ये चीज नहीं होती है, ये चीज नहीं हुई तो ये कट्स भी नहीं होती है। कट्स नहीं होगी, काटेगी नहीं, क्या चीज काटेगी? कुछ नहीं, ये क्रिया ही नहीं होगी। तो ये क्रिया होने के लिए इन इस चीज का होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, अब आप ऑब्जेक्ट को भी समझ गए, यानी कि वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी क्रिया के ऑब्जेक्ट, वाक्य में क्रियाओं के ऑब्जेक्ट और क्रियाओं के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी ठीक से आप समझ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।